नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अवैध है ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति। ये बात क्यों सामने आई, इसकी क्या वजह है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने जो अपना हल्फनामा दाखिल किया है उसमें क्या बताया है, इस सब बात पर आज हम इस पूरी खबर में चर्चा करेंगे। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जो नियुक्ति की कमेटी है वो ईमानदारी से और स्वतंत्रता से नियुक्ति नहीं करेगी, उस पर संदेह बना रहेगा। उसमें जो शामिल सदस्य के तौर पर नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे उन्हें पूरी स्वाधीनता नहीं मिलेगी, उनकी बात नहीं उस कमेटी में सुनी जाएगी। तो फिर नियुक्ति स्वतंत्र कहने को नहीं होनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ सुना जा रहा है ये केस, उसमें जस्टिस वागची ने ये बात कही। अब इस नियुक्ति को लेकर जो चैलेंज था और जो याचिका सुनी जा रही है उसमें भारत सरकार को नोटिस हुआ था, यानी मोदी सरकार को नोटिस हुआ था, और मोदी सरकार उसमें अपना एक हल्फनामा दाखिल करेगी कि हम अब तक कैसे नियुक्ति करते रहे हैं और क्या क्या इसके प्रोसीजर हैं, क्या क्या इसकी तैयारियां हैं, क्या क्या नियमावली है, किन नियमों के और कानूनों के आधार पर ये हमने सब कुछ तय किया है। तो इस पूरी खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ऐसी बेवाक और बेखौफ खबरें आप तक पहुंचें और सच्चाई जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस खबर की शुरुआत। दरअसल केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में यानी सर्वोच्च अदालत में दलील दी है कि संविधान में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति के लिए गठित समिति में न्यायिक प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता नहीं है और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य को शामिल करना विधायी विकल्प है, संवैधानिक अनिवार्यता ये नहीं है। सरकार ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 निर्वाचन आयोग के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। केंद्र ने ये दलीलें उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हल्फनामे में दी हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने वाले 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा है। अधिनियम 2 जनवरी 2024 को लागू हुआ है। इसमें प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री एवं एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस कानून के तहत 3 सदस्यीय चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया गया है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी की ये बात कहती नजर आ रही है अदालत में। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में यह भी रेखांकित किया कि संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित नियुक्ति समितियों में न्यायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य को शामिल करना विधायी निर्णय है, संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि नियुक्तियों को वैध बनाने के लिए न्यायिक भागीदारी आवश्यक है। ऐसा सुझाव देना शक्तियों के पृथक्करण और अनुच्छेद 324 के तहत भूमिका को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। हल्फनामा के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार
निर्वाचन आयोग के पास ही होगा। केंद्र द्वारा 23 मई को दाखिल हल्फनामे में कहा गया कि निर्वाचन आयोग की वास्तविक स्वतंत्रता, उसके संवैधानिक दर्जे, कार्यकाल की सुरक्षा, पद से हटाने संबंधी सुरक्षा उपाय, उसके कार्यों और वेतन भत्तों के वैधानिक संरक्षण से उत्पन्न होता है। 2023 का अधिनियम इन शर्तों को बरकरार रखते हुए प्रक्रियात्मक पारदर्शिता साबित करता है। इसमें कहा गया है कि इसमें यह भी कहा गया है कि ना तो कोई दलील दी गई है और ना ही यह साबित किया गया है कि चुनौती दिए गए अधिनियम के लागू होने से पहले चुनाव आयुक्तों के रूप में की गई नियुक्तियां गंभीर प्रशंसा चिन्ह के दायरे में हैं, क्योंकि कार्यपालिका के पास नियुक्तियां करने की अनन्य शक्ति थी। हल्फनामा में यह भी कहा गया है, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि राष्ट्रपति के अधिकार की तहत की गई नियुक्तियों के कारण ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हुए। केंद्र सरकार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 के अनूप वर्णवाल फैसले में यह राय व्यक्त की कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और यदि ऐसा कोई नेता न हो तो लोकसभा में संख्यात्मक शक्ति के आधार पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता और प्रधान न्यायाधीश की समिति के द्वारा की गई सलाह के आधार पर की जानी चाहिए। हालांकि इसमें कहा गया कि न्यायालय ने माना कि उक्त निर्णय के माध्यम से इसके द्वारा निर्धारित उक्त मानदंड तभी तक मान्य रहेगा जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती है। केंद्र ने यह भी कहा कि अदालत की राय का यह अभिप्राय नहीं है कि यह संसद के हाथ बांध देती है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत का निर्देश स्वीकार्य रूप से केवल फैसले की तारीख से लेकर उस तारीख तक को अंतरिम अवधि के लिए लागू होता है जिस पर अनुच्छेद 324/2 के अनुरूप कानून अधिनियमित करती है। तो इसमें सरकार और अदालत दोनों का अलग अलग पोजीशन हो जाती है। हल्फनामे में कहा गया कि अंतरिम अवधि की व्यवस्था को कानून का दर्जा प्राप्त नहीं था। इस प्रकार के सुझावों को न्यायालय द्वारा सकारात्मक कानून का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसमें कहा गया कि एक जीवंत लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने नागरिकों की शांति, समृद्धि, विकास और कल्याण के लिए निर्वाचन आयोग जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों के निरंतर अस्तित्व को हमेशा पोषित और संरक्षित किया है। हल्फनामा में यह भी कहा गया, इस प्रकार याचिकाकर्ताओं द्वारा सरकार पर कपटपूर्ण इरादे, पूर्वाग्रह के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। यह सर्वविदित है कि सक्षम विधायिका द्वारा विधिवत निर्मित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है इसे किसी गुप्त उद्देश्य से बनाया गया हो। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के आरोप के विपरीत यह संकेत देना कि न्यायपालिका के सदस्यों के बिना चयन समितियां हमेशा पक्षपात होंगी पूरी तरह से गलत और निराधार है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता चयन के तरीके से कहीं अधिक व्यक्ति के कामकाज और उसकी पेशेवर उत्कृष्टता के गुणों पर निर्भर करती है। हल्फनामे में कहा गया है कि न्यायपालिका के सदस्यों का चयन समिति का हिस्सा बनाने की लिए किसी संवैधानिक प्रावधान के अभाव में यह कहना निराधार होगा कि संसद द्वारा कानून के तहत आपने सामूहिक विवेक से गठित चयन समिति पक्षपाती होगी। साथ ही कहा गया कि आरोप संसद ने 2023 अधिनियम से संबंधित विधेयक पर विचार करते समय जानबूझकर कई सांसदों को निलंबित कर दिया, निराधार है और संवैधानिक और कानूनन दोनों ही कसौटी पर टिकने वाला नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष के पास होता है, चाहे वह लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति। यह किसी भी मंच के समक्ष प्रश्न का विषय नहीं हो सकता है। आपने देखा पिछली बार बड़ी तादाद में संसद सदस्य लोकसभा से सस्पेंड किए गए, ये उसको लेकर टिप्पणी है, उसको लेकर हल्फनामे में ये बात कही गई है। हल्फनामे में यह भी कहा गया कि अब तक नियुक्त किसी भी चुनाव आयुक्त की योग्यता या उपयुक्तता के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है। ये सब बातें कोर्ट ने अपने
अदालत में अपने हल्फनामे में केंद्र सरकार ने अदालत को सुझाव दिए हैं, अपना हल्फनामा बता दिया कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 3 लोगों की जो आपकी समिति होगी, पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते थे, नेता प्रतिपक्ष बैठते थे, प्रधानमंत्री बैठते थे। नेता प्रतिपक्ष अगर किसी चीज पर नाराजगी व्यक्त करते थे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेता प्रतिपक्ष की तरफ अपना रुख अपना लेते थे और दोनों में बैठ के एक सामंजस्यता बनाते थे ताकि नियुक्ति भी हो जाए और कोई बवाल ना हो। अभी बीते दिनों आपने देखा कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति थी, नेता प्रतिपक्ष बैठे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बैठे थे, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, नेता प्रतिपक्ष एक डिसेंट नोट लिखकर और गुस्सा में तमतमाकर उठकर चले आए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री को समझा बुझाकर पुराने ही सीबीआई चीफ का 1 वर्ष के लिए अनुमोदन करवा दिया, उनका कार्यकाल 1 साल बढ़वा दिया, नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति नहीं हो सकती। यानी अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोर्ट का कोई एक न्यायपालिका का एक प्रतिनिधि उस बैठक में है तो उसे चिंता होती है कि इस समिति पर कोई सवाल खड़े ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि अगर 3 सदस्यीय समिति है, एक उसमें कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जिसे चाहेंगे उसकी नियुक्ति हो जाएगी। इसे कौन रोक पाएगा? क्योंकि उनके कैबिनेट का मंत्री अपने प्रधानमंत्री की बात को डिनाई थोड़ा ही करेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से सुनी, समझी और इस पर विचार किया और इसी बात से यह समझ में आया कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है। और अवैध है तो वैध कैसे किया जाए? तो केंद्र सरकार यह कह रही है कि जो नियुक्ति समिति बनी है वो वैध है और उसी समिति के द्वारा नियुक्ति की गई है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब जो 3 सदस्य थे तो उसमें एक नेता प्रतिपक्ष थे, एक कैबिनेट मंत्री थे और मोदी जी थे, तो वो वैध कैसे हो गई? भाई मोदी ने जिसे नियुक्त करना चाहा होगा कैबिनेट मंत्री ने उसमें हाँ में हाँ मिला दी होगी, तो वो एक नेता प्रतिपक्ष तो अलग खड़ा रह गया। और एक व्यक्ति अगर मना भी करेगा तो नियुक्ति थोड़ी रुकेगी, तो फिर नियुक्ति जी चाहे उसकी सरकार कर ले। फिर नेता प्रतिपक्ष का ही उस कमेटी में रहने का क्या औचित्य है जो आम जनता के सामने बदनाम हो कि भाई उस नियुक्ति में भी राहुल गांधी थे और वो नियुक्ति किसी की कैसे हो गई? ये सारी बातें बड़ी गंभीरता से अदालत सुन रही है और समझ रही है, लेकिन क्या अदालत इस पर कोई ठोस निर्णय या ठोस नतीजा निकाल पाएगी? अभी जितनी भी बातें अपने हल्फनामा में केंद्र सरकार ने की हैं, तो केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि ये बाध्यता नहीं है, और बाध्यता नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय सुनाएगा? या फिर ये याचिका को इसी हल्फनामे पर खारिज कर देगा? भाई सरकार मानने को ही तैयार नहीं है। तो ये खबर बड़ी गंभीर है कि अवैध है ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और उसे वैध बनाने के लिए सरकार क्या क्या खेल खेल रही है। तो ऐसे में जो भी चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा, क्या वो पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध होगा या फिर एकाएक कोई देश को टीएन सेशन फिर मिलेंगे? ज्ञानेश कुमार तो टीएन सेशन नहीं बन पाए। ज्ञानेश कुमार ने एक ऐसी मिसाल जरूर कायम कर दी जिसे जो भी चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा उसे और लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी। जो राजीव कुमार ने किया उससे बड़ी ज्ञानेश कुमार ने खींची है, और जो ज्ञानेश कुमार करेंगे उससे आने वाले चुनाव आयुक्त के लिए एक और लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी। तो क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? मुझे जरूर बताइए, हमें आपकी जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।